जय श्री राम। शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की दूसरी यूनिट जो कि है धारा विद्युत। अब तक आवेश हमारा स्थिर था पर अब ये गति करेगा एक समान रूप से। विद्युत धारा हमने कक्षा 10 में पढ़ी, हमें पता ही है क्या होती है, हम रोज इसका यूज करते हैं। ये होती है आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो औसत धारा आई हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। औसत धारा कहा गया है। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम कहो कि 60 किलोमीटर दूरी तय करी है 2 घंटे में, तो हम कहेंगे भाई औसत चाल हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि वाहन हर क्षण 30 की चाल से ही हो, तो ये औसत है। डेल्टा क्यू जितना आवेश प्रवाहित हुआ बटे डेल्टा टी समय। मात्रक हो जाएगा कुलाम बटे सेकंड या एम्पियर, और एम्पियर ही मूल मात्रक है। तो हम कुलाम को ऐसा लिखेंगे कि कुलाम हो जाएगा एम्पियर गुना सेकंड। एम्पियर मेन चीज है भाई। आगे तात्क्षणिक धारा, अगर हमें किसी एक विशेष क्षण पर धारा ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि वो क्षण में समय अंतराल बहुत ही छोटा हो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो तात्क्षणिक धारा क्या हो जाएगी डी क्यू बाई डी टी। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखे इस एक्सप्रेशन को, तो मैं यहाँ से जो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है इसकी डी टी की दर मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कि डी क्यू बराबर आई डी टी, या कुल आवेश जो प्रवाहित हुआ है टी समय में, अगर वो मुझे निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा आई डी टी का। ठीक है। एक और चीज भाई, कुप्पी पेन लेके बैठो अपनी, और जो तुम्हें छापने लायक देखे उसको छाप लियो। देखो Q बराबर हो गया इंटीग्रेशन आई डी टी। यही धारा अगर आई कांस्टेंट हो, मतलब बदल ना रही हो, बिल्कुल जो कर यूनिफॉर्म स्पीड हो 30 की, तो आई को हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, यानी कि क्यू बराबर आई टी। तो ये फॉर्मूला जो हमने 10वीं में पढ़ा था, ये कब वैलिड है, जब धारा का मान क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, बदल ना रही हो धारा। भाई 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो 2 की बह रही है, हर क्षण 2 एम्पियर की बह रही है। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे, 2 एम्पियर की धारा गुणा जितने भी समय में गए, बट अगर धारा बदल रही हो, कभी मान लिया ये समय है टी और ये धारा है, और भैया धारा जो है ऐसे शुरू हुई 1 एम्पियर से, बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, इस टाइम इंटरवल से लेके यहाँ तक का आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखते हैं अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं अभी। जैसे मान लिया प्रवाहित आवेश हम दे रहे हैं, अरे बढ़िया गंदा दिख रहा है यार, एक सेकंड भाई। अच्छा अब देखेंगे, प्रवाहित आवेश है Q बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t कुलॉम। मतलब टाइम के अनुसार जो आवेश प्रवाहित होगा वो बदलेगा, यानी टाइम का फंक्शन है आवेश। हमने कहा कि भैया हमको धारा बताओ, करंट जो है t बराबर 2 सेकेंड व t बराबर 5 सेकेंड। ठीक है, ये एक विशेष क्षण है, t बराबर 2 सेकेंड चिक, फिर आगे निकल जाएगा टाइम, t बराबर 5 सेकेंड चिक। तो t बराबर 2 सेकेंड व t बराबर 5 सेकेंड पर धारा का मान बताओ, धारा क्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि धारा आई जो होगी किसी विशेष क्षण पर, वो होगी डी क्यू बाई डी टी। इसका जो है डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन कर दो, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, भैया देखो अवकलन सीख लो यार, बुढ़े हो गया। 3t का हो जाएगा 3। ठीक है, तो टाइम के फंक्शन के रूप में ये हमें धारा की वैल्यू मिलेगी 2t प्लस 3। अगर मेरे को 2 सेकंड पे ज्ञात करनी है तो t की वैल्यू इसमें मैं 2 रख दूंगा, 2 दूनी 4, और आई इसको मैं 2 लिख देता हूँ वैसे, 2 सेकंड पे क्या हो जाएगी 2 दूनी 4 और 3 7 एम्पियर हो जाएगी। 5 सेकंड पे ज्ञात करनी है आई, 5 सेकंड पे क्या हो जाएगी 5 दूनी 10 और 3 13 एम्पियर हो जाएगी। मैं कहूँ कि 2 सेकंड और वह 5 सेकंड के बीच में औसत धारा बताओ कितनी होगी। t बराबर 2 सेकंड व t बराबर 5 सेकंड के बीच
औसत धारा, औसत धारा। तो औसत धारा क्या होगी, आई एवरेज लिख देता हूँ यहाँ पर, वो क्या होगी, इस बीच में जो है जो भी आवेश प्रवाहित हुआ बटे समय, समय तो क्या होगा अंतर, 3 सेकंड हो गया, यानी कि जो Q5 लिख देता हूँ, जिसका मतलब है 5 सेकंड पे जो आवेश है, माइनस Q2, 2 पे तो जो था 5, Q5 का मतलब है कि 5 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित हुआ, Q2 का मतलब है पहली 2 सेकंड तक जो आवेश प्रवाहित हुआ। अगर 5 में से 2 की घटा देंगे तो 2 और 5 के बीच में जितना आवेश प्रवाहित हुआ वो निकल जाएगा, और नीचे 5 सेकंड माइनस 2 यानी 3 ही लिखना था। तो 5 सेकंड में तक कितना आवेश प्रवाहित होगा, यहाँ पर टी की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दिए 15, 25 और 15 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, माइनस 2 सेकंड तक आवेश प्रवाहित क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 दिए 6, 6 और 4 हो गए 10, और बटे 5 में से 2 गया 3, तो 40 में से 10 गए 30 बटा 3 क्या हो जाएगी, 10 एम्पियर। मतलब 10 एम्पियर का एवरेज करंट है, 10 एम्पियर का जो है एवरेज करंट है 2 सेकंड व 5 सेकंड के बीच में। अच्छा, एक खास बात और बताऊं, खास बात, बहुत ही खास गणित की बात है थोड़ी सी। अगर हम इस धारा के एक्सप्रेशन को देखें तो ये टी पर लीनियरली वेरी कर रहा है, टी से अकॉर्डिंग लीनियरली, रेखीय रूप से। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आई को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, टी को एक्स एक्सिस पे, है ना, तो देखो ये ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वैसे एक्सप्रेशन नहीं है। तो टी बराबर 0 लेंगे तो धारा थी 3 एम्पियर, ठीक है, और वहाँ से ऐसे बढ़ रही है लीनियरली, और इसकी प्रवणता भी कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा है, एक लाइन आई, मतलब जो है रिलेशन कैसा है इनके बीच में, लीनियर है, रेखीय है। तो लीनियर में देखो, औसत के लिए अगर हमें पहले वाली वैल्यू पता हो और आखिरी वाली पता हो तो उनको जोड़ के आधा कर दो, वही औसत आएगा। 7 और 13 का औसत, भाई जोड़ेंगे 20 का आधा 10, 10 ही तो आया एवरेज करंट। तो ये गणित में इस चीज को हम कहीं भी यूज कर सके, बशर्ते कि रिलेशन लीनियर हो। अगर यहाँ पर ये करंट होता है बराबर 2t² प्लस 3, या और कुछ पावर होती 2√t प्लस 3, तो ये नहीं बनता, फिर तो हमें यही करना पड़ता कि आवेश प्रवाहित निकाल लो और इतने समय में उससे धारा निकाल लो। एक क्वेश्चन है, अगर धारा का एक्सप्रेशन पता हो और आवेश का निकालना हो, प्रवाहित आवेश, यानी कि हमें धारा पता है कि धारा जो है समय के साथ, धारा का एक्सप्रेशन ये दिया है, आई बराबर 2t² और माइनस टी प्लस 3, ये दे दिया, इतने एम्पियर। और मुझे कहा कि भाई ये बताओ मेरे को t बराबर 1 सेकंड व t बराबर 4 सेकंड के बीच प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं t बराबर 1 रखूँगा, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 ही, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 3, मतलब 4 एम्पियर आएगी। और t बराबर 4 सेकंड पे देखो, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 में से 4 गया 28 और 3 31। धारा अलग अलग है, धारा कांस्टेंट है नहीं है। अगर ये ना होता, बस ऐसे होता 3 एम्पियर, तब कांस्टेंट होती, है ना। अब तो धारा बदल रही है, तो अब अगर मुझे प्रवाहित आवेश निकालना है तो क्या करूँगा, Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, t बराबर 1 सेकंड से लेके और t बराबर 4 सेकंड तक। तो i की वैल्यू को रख के इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस 1 से लेके 4 तक, 2t² माइनस t प्लस 3 इंटू डी टी। तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे भैया, इंटीग्रेशन भी सीख लो यार। t² का हो जाएगा t की 3/3, अब माइनस लगाओ, t का क्या हो जाएगा, t²/2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3t, लिमिट्स रख दो 1 और 4, तो 4 रखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की क्यूब 64, 64 दूनी 128, 128/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 हो गया 8 और 4 दिए 12, ठीक है। अब पहली लिमिट रखे, माइनस लगाओ दूसरे वाली,
एक की क्यूब तो एक ही है, तो 2/3 ही हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, +3। तो घटा तो तुम दोगे ही, है ना। उतने जो भी आंसर आएगा वो बता दें मुझे, इतने कूलाम आवेश जो है वो प्रवाहित हो जाएगा। भाई ये दूसरी क्लास छठी क्लास का मैथ तो आते ही है ना, घटा लेंगे 156, कर लियो, है ना। ओके, डन है, आया समझ में, है ना, आ गया ना। ओके ओके, तो फिर ये क्वेश्चन करना तुम्हें, आई का एक्सप्रेशन दिया है, आई बराबर आई नोट प्लस एल्फा टी। आई नोट की वैल्यू 10 एम्पियर है और एल्फा की 4 है, और जो है 10 सेकंड में जो है आवेश जो प्रवाहित होगा वो बताना। देखो थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ मैं। आई की जो वैल्यू है वो है 10 + 4t, ठीक है। और आवेश क्यों बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आई डी टी, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 10 तक, ठीक है। ये वैल्यू रखोगे, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट से रख दोगे, इतने कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। आंसर तुमको मुझे बताना है कमेंट करके। हम चलते हैं आगे। तो देखो अब आगे है कि धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि, भले ही हम ये कहें कि धारा इस दिशा में आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश जोड़ का पालन नहीं करते। 3 एम्पियर और 4 एम्पियर मिलके जो है 7 एम्पियर की धारा बन जाएगी। वहीं अगर मैं बल की बात करूं, इस दिशा में मान लिया जो है 3 न्यूटन का बल लग रहा था, इस दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा था, तो इनका जो बल आएगा, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 5 न्यूटन का बल आएगा। यहाँ पर ये एंगल मैटर ही नहीं करता, कुछ भी एंगल हो, 4 और 3 7 ही होता है। यहाँ 4 और 3 जो है 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 में से 3 जाएगा अगर बिल्कुल ही अपोजिट हो जाए, है ना। तो ये सदिश नियम का पालन करता है बल, क्योंकि वो एक सदिश राशि है। लेकिन धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश जोड़ का पालन नहीं करती। यहाँ पर 4 एम्पियर और 3 एम्पियर कितना बनता है, 7 एम्पियर बनता है भैया। आगे चलो, मान लीजिए एक चालक है ना, और ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है तुमको क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता होता। जैसे ये इसको ऐसे एक चालक मान लूँ मैं, और मैं कहूँ कि मैंने इसको इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, ऐसे इसमें धारा बहेगी, तो ये जो इसका एरिया है ना, ऊपर की जो ये ठोंठ सी होगी, है ना, इसका एरिया, और या पीछे से देखो इसका एरिया, लगभग ये एरिया कितना होगा, लगभग ये एरिया इतना होगा, है ना, इतना, ऐसे ये, ठीक है। इसको बोलते हैं इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मान लिया वो एस है और उसके ऐसे परपेंडिकुलर उस ऐसे धारा आई बह रही है, तो एक क्वांटिटी होगी धारा घनत्व, तो वो क्या होगी, धारा आई बटे क्षेत्रफल एस, ठीक है, बटे, और एस क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। इधर भी ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा इसका, वो भी क्या होगा, वो भी एस ही होगा, ठीक है। तो जे बराबर आई बटा एस, मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। देखो अगर एस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो तो मैं कह सकता हूँ एस बराबर 1 हो, अगर तो जे बराबर आई, अर्थात प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। जब एस बराबर 1 हो गया, 1 को हिंदी में बोलते हैं एकांक, ठीक है। तो प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत, इस क्षेत्रफल के जो लंबवत धारा जा रही है, लंबवत बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। वही फिर से जे बराबर आई बटा एस, और यह एक सदिश राशि है। वास्तव में हम धारा को ऐसे लिखते हैं, जे वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो राशि आती है वो एक अदिश राशि आती है। यानी विद्युत धारा जो है, धारा घनत्व व चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होती है। लिख लो ये दोनों चीजें जो है, स्क्रीनशॉट ले लो धारा घनत्व की डेफिनेशन की, और ये सब जो है लिख लो, बढ़िया डाला, नोट कर लो, है ना, अच्छे से देख लो। है ना, लिख लिया, पोज करके लिख लो। ओके आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, किसी तार का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, 4 × 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रवाहित धारा जो है वो है 5 एम्पियर। तो धारा घनत्व का मान बताओ, ठीक है। ये तुमको करना होगा, एक डिटेल में तुम्हें बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁻⁴
मीटर स्क्वायर के। ठीक है, कुछ नादान परिंदों को ये नहीं पता होगा, हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना है ना। ठीक है, तो अब करना इसका फॉर्मूला वही जे बराबर आई बटाई, मतलब एस जो भी लिखोगे क्षेत्रफल को, जिससे चीज से भी लिखो, धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी चालक में विद्युत धारा कैसे बहे। चालक में विद्युत धारा, ये एक समझो एक चालक बना रखा है मैंने, यूजुअली सिलेंडर से बना देते हैं ताकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अच्छे से दिख जाए, बट कुछ कैसा भी हो सकता है, चालक तो चालक होता है भैया। तो चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला पॉइंट, मेरी मानो तो तुम भी अपने प्यारे प्यारे कोमल से हाथों से इनको अपनी कॉपी पे लिख लियो। चालकों में बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तुम कहोगे हमको पता है, अच्छा ठीक बात, कितने, लगभग 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। ये लगभग जो बढ़िया वाले चालक है ऊपर, उनकी ये वैल्यू है ना, चांदी, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। इस जो हमने लिखा है ना, ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी और नीचे आयतन लिख दिया, यानी प्रति 1 मीटर क्यूब में, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, आगे काम आएगा। कैसे निकालते हैं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको आयतन से भाग दे दो, तो प्रति एकांक आयतन में यानी 1 मीटर क्यूब में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे, उसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर इधर उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, रैंडमली इधर से इधर भागा। ठीक है, वहां किसी से टकराए इधर भागा, वहां किसी से टकराए इधर भागा, टकराते रहे, घूमते रहे, टकराते रहे, घूमते रहे। किससे टकरावे, एक तो आपस में इलेक्ट्रॉनों से टकरावे, दूसरा जब किसी परमाणु से, किसी अणु से कोई इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला, तो उस पे, उसके नाभिक पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो धनायन बचा रहेगा, उसके फील्ड में आ जावे, उसे भी हम टक्कर ही बोल लेंगे, है नहीं। जैसे समझो, अबे ये क्या हो रहा, ये मान लिया ये पॉजिटिव आयन था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा कि आ जाए इधर को, उसी को कोलिजन बोलते हैं। ऐसे ऐसे टकराते टकराते ये चलते रहे, तो अनियमित रूप से रैंडमली इधर से इधर, इधर से इधर भागते रहे, बार बार आपस में वह धनायनों से टकराते रहते हैं, डरते नहीं, लड़ते रहते हैं उनसे। इनकी चाल, जिसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वेग, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है इनके पास टकराने की बार बार, ये टेम्परेचर की वजह से ही है। टेम्परेचर अगर हमने कर दिया परम शून्य, तो आप 0 केल्विन, वहीं बैठ जाएंगे शांति से, इनका घूमना फिरना बंद है। ठीक है, तो इनका ऊष्मीय वेग होता है लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, घूम रहे कुल इधर से उधर। सभी इलेक्ट्रॉनों का किसी भी क्षण औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। हम तो कह रहे हैं 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, भाई ये एक्चुअली चाल है इसकी, है चाल, मतलब चाल कहो या किसी भी एक क्षण पे एक इलेक्ट्रॉन का वेग है ये, है ना। लेकिन देखो, एक सेकंड जरा, मुझे एक क्षण दो। हमने कहा औसत ऊष्मीय वेग, जैसे कि मान लिया 10 इधर गए इलेक्ट्रॉन, किसी क्षण में 10 इधर गए, 3 मान लिया 3 इधर गए, तो उसी क्षण 3 इधर भी जाएंगे, तो सबका मिला के एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज औसत और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन। तो एवरेज विस्थापन क्या हुआ, वो शून्य है। चार्ज आवेश इधर से इधर गया नहीं, 3 इधर गए 3 उधर गए, आवेश तो कहीं नहीं हुआ, आवेश प्रवाहित हुआ नहीं हुआ। तो कुल मिला के किसी भी क्षण देख लो, क्योंकि किसी भी क्षण तुम लोहे को टच करो जो नॉर्मल पड़ा हुआ है, कुछ करंट लगेगा नहीं, क्योंकि करंट क्यों नहीं फैल रहा, क्योंकि क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं बह रहा, क्योंकि एवरेज जो है इन सब की गति का वो 0 है, कोई किधर नहीं जा रहा, कोई मिला के कोई आवेश का प्रवाह फिलहाल नहीं हो रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र नहीं है चालक के आसपास भी कहीं भी। ठीक है, तो किसी भी क्षण में देख लूँ, औसत सबका जुड़ के वेग, सबका जुड़ के टोटल सबका वेग एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, सबका वेग कैंसिल हो जाता है, तो औसत उसमें वेग शून्य होता है। तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का भी एक थोड़े लंबे समय अंतराल में, ये तो एक प्रत्येक क्षण में होता है, औसत वेग शून्य होता है। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देखूं, बस इस पर ही नजर गड़ा ली मैंने, तो थोड़ा ही इधर गया, वहां से टकराया इधर, यहाँ से टकराया इधर, हमने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा, देखा फिर इधर, देखा फिर इधर,
फिर देखा इधर, कुल मिला के फिर चलेगा, फिर जाएगा इधर उधर, कुल मिला के देखूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा भैया, यहीं का यहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के इसका भी औसत वेग क्या आ जाएगा, 0। देखो अगर मैं औसत चाल की बात करूँ, चाल, औसत चाल, एवरेज चाल, वो तो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है ना, घूम रहा है फिर रहा है, वो तो चाल तो है भैया, चाल को दिशा का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेग कहूँ मैं, एवरेज वेग, तो वो क्या है, वो शून्य है, कहीं नहीं जा रहा। एक इलेक्ट्रॉन भी मिला के कहूँ या सब इलेक्ट्रॉन का भी औसत वेग क्या है, शून्य होता है। यानी अगर जैसे एक U1 है, एक U2 है, U3 है, ऐसे n है, मान लिया n है, तो सब का जुड़ के उसमें वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, खास बात है सारी की सारी। और आगे, अब देखो आगे, मान लिया इस चालक को मैंने लिख दिया बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया ला करके। ठीक है, अब डॉट कलर की जगह पेंसिल ले लिया, क्योंकि खूब सारे लिखना था यार, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो ये अब क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जैसे ही मैंने इस चालक को रखा, ठीक है, यदि चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दे तो अब औसत वेग शून्य नहीं होता, अब सबका मिलके शून्य नहीं है, बल्कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का एक छोटा किंतु नियत यानी कांस्टेंट नेट वेग होता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझना। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन एक की बात करूं, पहले तो क्या था, ये नॉर्मल ऐसे अपना घूमते फिर के टकराया, यहाँ गया वहां गया, यहाँ गया वहां गया, कुल मिला के कहीं नहीं जाता था। औसत वेग क्या था, 0 था, वेग की बात हो रही है भैया भाई। लेकिन अब जैसे ही मैंने इस पर लगाया विद्युत क्षेत्र, तब ये ढूंढ ढूंढ तो अभी भी कर रहा है, लेकिन कुल मिला के थोड़ा इसकी विपरीत दिशा में कुछ ना कुछ तो भागा ही जा रहा है ना, थोड़ा ऐसे जरूर हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट वेग है जो कि इसको इस दिशा में लेकर के जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसके पास एक नियत वेग है, नियत वेग है, जिसको हम बोलेंगे अनुगमन वेग इसका। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, इतना छोटा, देखो इतना छोटा, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। और चाल कितनी है, उसका चाल कितनी है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। मतलब बिना विद्युत क्षेत्र के तो एवरेज चाल 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेग 0, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाया, एवरेज चाल अभी भी वही है, चाल तो वही रहेगी, चाल चल तो बड़ी, मैं तुझे पकड़ लूंगा, लेकिन नियत वेग क्या हो गया, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कॉन्स्टेंट लिए जा रहा है। अब ये जाके करेगा क्या, इस अनुगमन वेग के कारण चालक के भीतर आवेश का स्थानांतरण होता है। भाई सब इलेक्ट्रॉन अगर थोड़े थोड़े से जाके चल के इधर इधर को भागेंगे, इधर इधर को, तो कुछ तो निगेटिव आवेश इधर से इधर गया ना, सबके सब इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे। देखो पॉजिटिव धनायन तो बहुत भारी है, उन्होंने कहेंगे अरे हम तो बहुत पेटू है, बहुत वजन है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम बैठे रहेंगे, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन तो भागे फिर रहे हैं, तो ये तो जा रहे हैं, यानी निगेटिव आवेश इधर की ओर जा रहा है। और ये बात बतानी भूल गया, आई एम सॉरी, जो धारा की दिशा होती है वो होती है पॉजिटिव आवेश की दिशा, पॉजिटिव आवेश इधर जा रहा है तो मतलब धारा भी इधर जा रही है, और अगर निगेटिव आवेश इधर जा रहा है तो धारा इधर जा रही है। ठीक है, तो निगेटिव आवेश यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ धारा इधर बहेगी। ठीक है, तो इस अनुगमन वेग के कारण चालक के भीतर आवेश का स्थानांतरण होता है तथा कुछ क्षण के लिए धारा प्रवाहित होती है, कुछ क्षण के लिए, उसके बाद ये क्या कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कर देता है। किंतु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होकर उसे निरस्त कर देता है। मतलब देखो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन आए इधर, आए ये पॉजिटिव इधर, बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर लगा रखा था, इसके विपरीत दिशा में इस प्लस इस माइनस के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये इतना ही उत्पन्न होगा जितना बाहर से लगाया, मतलब नेट विद्युत क्षेत्र 0। नेट विद्युत क्षेत्र 0 मतलब अब जो नियत वेग से चल रहे थे वो खत्म, अब फिर से रैंडमली भागेंगे, मतलब कि धारा फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इस, अगर हमारे पास कोई ऐसी युक्ति हो जो इस निगेटिव आवेश को यहाँ से पकड़े और इसको फिर से इधर रख दे, तो ये फिर गति करते 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 फिर आएंगे, उसको फिर से पकड़े फिर इधर रख दे, फिर गति करते 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 इधर आएंगे, फिर पकड़े फिर गति करते 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 आएंगे, तो इसमें क्या होगी, लगातार उस स्थिति में लगातार धारा बहने लगेगी। ठीक है, कंटिन्यूसली कुछ आए, कुछ ऐसा हो जो इधर से उठाए इसको इधर रख दे, उधर से उठाए इधर रख दे, इधर से उठाए इधर कर दे। तो ये काम कौन करेगा, ये काम मैं तो करने का नहीं है, ये काम करेगी हमारी बैटरी।
जैसे ही मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ूंगा तो ये क्या करेगी बैटरी, ये बैटरी पहले तो इसमें विद्युत क्षेत्र लगा देगी, है ना। अगर बैटरी मान लिया V वोल्ट की है, उसका विभवांतर और ये इसकी लंबाई चालकी L है, तो विद्युत क्षेत्र होगा बैटरी के कारण E बराबर V बटा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे, ये इसका पॉजिटिव सिरा कहेंगे बेटा इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के तुमको विद्युत क्षेत्र बढ़ाने ही नहीं देंगे हम। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है निकल निकल के सारे जो है इस तार से होते हुए इधर आएंगे, इधर से इनको ये उठा के भेज देगा निगेटिव सिरे से कि भाई तुम इधर चले जाओ, ये पॉजिटिव आवेश खत्म करो। ये इलेक्ट्रॉन फिर भाग के जाएंगे कि इनको फिर से इधर को बुला लेगा, इधर से इधर भेज देगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 गति करते रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश है, निगेटिव आवेश है, तो उसके विरोध में, उसके विपरीत दिशा में, विरोध में नहीं, उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी ऐसे वूम 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 वूम, ठीक है। और तुम यहाँ पर फिर बल्ब लगा दोगे, वो जल जाएगा, ठीक है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं टू 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 टू। देखो पता है, अगर तुमको पता है, अगर हम स्विच लगाते हैं, स्विच लगाने से क्या करता है, जैसे तार है, तार ऐसे दो हिस्सों में टूट गया, है ना। मतलब बीच में से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पा रहे, धारा नहीं बह रही, उस वजह से क्या होता है, वे ऐसे जमा हो जाते हैं फिर, और नेट विद्युत क्षेत्र जीरो कर देते हैं। जैसे ही तुम स्विच ऑन कर देते हो, वो कनेक्शन जुड़ जाता है, वो फिर से भागने लगते हैं, है ना। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें, अनुगमन वेग का एक्सप्रेशन कि ये क्या होता है, इसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय श्री राम।